हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रेल टेरा में। हम लोगों ने इससे पहले अम्ल क्षार लवण जो कि कक्षा 10 का अध्याय 2 है, चैप्टर 2 है, इसके हम लोगों ने पार्ट 1 को पढ़ा है। अब हम लोग पार्ट 2 शुरू करेंगे। जो पार्ट 1 को नहीं देखे हैं आप लोग पहले पार्ट 1 को देख लीजिए, क्योंकि अगर आप लोग पार्ट 2 से स्टार्ट करेंगे तो कुछ चीज़ हो सकता है आप लोगों को समझने में दिक्कत करे। तो इसलिए आप लोग पहले पार्ट 1 को देख रहे, फिर आके पार्ट 2 को देख सकते हैं, आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें, और अपने तैयारी करने वाले दोस्तों को जो भी ग्रुप डी और एएलपी टेक्नीशियन का तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। आज हम लोगों को पढ़ना है सभी अम्ल एवं क्षारक में क्या समानताएं हैं। अम्ल और क्षारक में क्या समानताएं हैं, ये चीज़ को आज हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, जितना भी अम्ल होता है उसमें H+ आयन होता है। ठीक है, जितना भी अम्ल है सब में क्या होता है, H+ आयन पाया जाता है। अगर H+ आयन नहीं पाया जाता है तो वो अम्ल नहीं है। जैसे कि यहाँ दिया गया है, लिखा गया है, ग्लूकोज और अल्कोहल जो है ये विद्युत का चालन नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि इसमें H+ आयन नहीं पाया जाता है। ठीक है, जिसमें H+ आयन पाया जाता है वही सिर्फ विद्युत का चालन करता है, और जिसमें H+ आयन नहीं पाया जाता है वो विद्युत का चालन नहीं करता है। ठीक है, तो इतना अच्छे से दिमाग में याद रखिएगा कि जो भी वस्तु विद्युत का चालन करती है, या जो भी लिक्विड वस्तु नहीं, जो भी पदार्थ द्रव्य विद्युत का चालन करता है उसमें क्या है, क्या पाया जाता है, H+ आयन पाया जाता है। तो अम्ल में क्या होता है, H+ आयन पाया जाता है, इसलिए अम्ल क्या होता है, विद्युत का चालन करता है। अब देखिए जलीय विलयन में अम्ल या क्षारक का क्या होता है। जलीय विलयन में तो इसमें एक ये एक्सपेरिमेंट किया गया था कि अगर हम लोग कोई सूखा अम्ल का दाना ले लेते हैं, ठीक है, छोटा छोटा मान लीजिए अम्ल का दाना ले लेते हैं जो शुष्क है, सूखा है, और इसको लिटमस पेपर पर, ये एक लिटमस पेपर है, इस पर रखते हैं, तो क्या लिटमस पेपर ब्लू से रेड हो जाएगा? तो ये क्या होगा, नहीं होगा। अगर कोई भी अम्ल या क्षारक शुष्क है, ठीक है, तो उस पर कोई भी असर नहीं होता है, लिटमस पेपर पर कोई भी असर नहीं होगा। असर कब होता है? जब वो लिक्विड होता है। ठीक है, जब वो द्रव अवस्था में होता है या फिर भाप अवस्था में। भाप क्यों? भाप में भी थोड़ा सा जल का बूंद होता है, इसलिए अगर वो भाप अवस्था में भी है तब भी वो क्या करेगा, कलर चेंज करेगा। लेकिन नहीं, शुष्क है तो फिर वो कलर चेंज नहीं करता है। यहाँ देखिएगा, ये चीज़ याद रखिएगा, हाइड्रोजन आयन को सदैव किससे, H+ आयन से दिखाया जाता है, और इसका दूसरा नाम क्या है, हाइड्रोनियम आयन, H3O+। इसको भी याद रखिएगा, H3O+ हो या फिर H+ हो, दोनों एक ही चीज़ है। दोनों हाइड्रोजन आयन को ही कहा जाता है H+ आयन या फिर हाइड्रोनियम आयन, जिसको क्या लिखा जाता है, H3O+। ठीक है, तो कोई भी नाम दे सकता है, हो सके तो एग्ज़ाम में H+ के जगह में H3O+ दे दे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको तुरंत समझना है वो किसके बारे में बात कर रहा है, हाइड्रोजन आयन के बारे में ही बात कर रहा है। और मैंने पहले ही बताया हाइड्रोजन आयन किस में पाया जाता है, अम्ल में। अम्ल में क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन आयन। और क्षार में क्या पाया जाता है, क्षार में पाया जाता है OH- आयन। ठीक है, तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है, क्षारक जल में हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है, क्या होता है, हाइड्रोक्साइड आयन OH- आयन देता है, उत्पन्न करता है। जो भी क्षारक जल में घुलनशील होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्षार बोलते हैं। ठीक है, जो भी क्षारक जल में घुलनशील है उसको हम लोग क्षारक कहते हैं। यहाँ देखिए लिखा हुआ है, सभी अम्ल H+ आयन देती है और सभी क्षारक OH- आयन देती है या फिर उत्पन्न करती है। ठीक है, याद रखिएगा इसको अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है। जल में अम्ल या क्षारक के घुलने की प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है। ऊष्माक्षेपी मतलब क्या होता है, एक्सोथर्मिक। ऊष्माक्षेपी मतलब होता है जो हीट निकालता हो, ठीक है, जिससे हीट निकलता है। मतलब ये एक बर्तन है, इसमें मान लीजिए अम्ल और जल को मिला दिए तो ये बर्तन क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। ये बर्तन क्या हो जाएगा, गर्म। तो इसी को बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, जिसमें हम लोग को गर्म ऊष्मा देना नहीं पड़ता है, ऊपर से ऊष्मा निकलती है। ठीक है, देना नहीं पड़ता है, वो क्या होता है, ऊष्मा निकलती है, उसी को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो अम्ल जल में अम्ल या क्षारक के घुलने की प्रक्रिया क्या होती है, ऊष्माक्षेपी होती है। जब हम लोग जल में अम्ल या क्षारक को मिलाते हैं या फिर अम्ल या क्षारक में जल को मिलाते हैं तो आयन की सांद्रता क्या होती है, प्रति इकाई आयतन कम होती है। मतलब मान लीजिए कोई बहुत स्ट्रांग अम्ल है, ठीक है, एसिड है, बहुत स्ट्रांग है, जैसे हम लोग इसमें जल मिला दिए तो यह क्या हो जाएगा, थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा, वीक हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए एक बर्तन में नमक घोला हुआ है,
पानी में इतना थोड़ा सा पानी में नमक, बहुत सारा नमक घोला हुआ, और इसी में अगर मान लीजिए हम लोग इतना पानी डाल दिए तो वो क्या हो जाएगा, नमकीन कम हो जाएगा, कम नमकीन रहेगा। तो यही चीज़ बोल रहा है कि जब हम लोग अम्ल में पानी मिलाते हैं तो उसकी सांद्रता क्या होती है, कम होती है, और इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तनुकरण। आप लोग सुने होंगे तनु HCl या फिर तनु H2SO4, ठीक है। तो इसका तनु का मतलब क्या है, इसमें क्या है, पानी मिला हुआ है, ठीक है, क्या है, इसमें पानी मिला हुआ है। ये उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, थोड़ा सा क्या है, ये वीक है, ठीक है। तो इससे यही पता चलता है, तनु का मतलब उसमें पानी मिला हुआ है। देखिए अब उसके बाद क्या हो जाता है, अम्ल एवं क्षारक के विलयन कितने प्रबल होते हैं, ठीक है, कितना प्रबल है, मतलब कौन स्ट्रांग है कौन और वीक है, ये चीज़ हमें कैसे पता चलेगा। तो ये हमें पता चलता है पीएच स्केल से। किससे पता चलता है, पीएच स्केल से, जो कैसे पता करता है, H+ आयन की सांद्रता को देखता है। मतलब वो देखता है कि वो जो विलयन है, लिक्विड है, पदार्थ है, उसमें H+ आयन कितना है। अगर H+ आयन बहुत ज़्यादा है तो वो क्या हो जाएगा, बताएंगे आगे क्या होगा, ठीक है। और अगर H+ आयन की मात्रा कम है तो वो क्या होगा। तो देखिए ये पीएच जो है, इसमें पी का मतलब होता है पोटेंस। ये क्या है, जर्मन वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, शक्ति। तो पीएच स्केल को हम लोग बोल सकते हैं, पीएच का फुल फॉर्म जो हो जाएगा, पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, पावर ऑफ हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन की शक्ति। पीएच स्केल से यही पता चलता है हाइड्रोजन की शक्ति क्या है। पीएच स्केल जो है 0 से लेकर 14, मतलब 0 नंबर रहता है, 0 नंबर से लेकर 14 नंबर तक ये इसके बीच में ही वेरी करता है, इसके बीच में ही अम्ल और क्षारक को बताता है क्या है। तो देखिए जो 0 रहता है, ठीक है, मतलब वो क्या है, अत्यधिक अम्लता है, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। और जो 14 नंबर रहता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग क्या है, बेस है, क्षार है, बहुत प्रबल क्षार है। अब देखिए 0 से 14 तक तो है, अब हमें पता कैसे चले कौन अम्ल है और कौन क्षारक है। देखिए हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जिसमें जितना ज़्यादा होती है वो क्या होता है, उतना प्रबल अम्ल होता है, और वो क्या होगा, नीचे तरफ होगा, मतलब इस साइड जाएगा। यहाँ 7 है, मान लीजिए 7 से नीचे जाता है। 7 क्या होता है, उदासीन होता है, उदासीन होता है। इसका मतलब यहाँ ना तो अम्ल है और ना ही क्षार है, ये नॉर्मल जैसे पानी हुआ। हम जो पानी पीते हैं उसका पीएच मान कितना होता है, 7 होता है, 7 होता है, ठीक है, क्योंकि वो उदासीन है, ना ही अम्ल है ना ही क्षार है। और जैसे जैसे हम लोग नीचे जाते जाएंगे इस तरफ तो हमारा क्या होता जाएगा, अम्ल होते जाएगा। और इधर क्या होगा, H+ आयन की सांद्रता भी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। और जैसे जैसे H+ आयन की सांद्रता घटती जाएगी मतलब वो क्या होते जाएगा, क्षार होते जाएगा। वो किधर आएगा, इस तरफ। यहाँ भी वही चीज़ को लिखा गया है कि हम लोग 7 से कम में जाते हैं, 7 से नीचे जाते हैं तो अम्ल होता है, अम्लीयता बढ़ता है। और 7 से अधिक 14, 7 से 14 के बीच में जाते हैं तो क्षारीयता बढ़ता है, क्षार होता है, ठीक है। तो वही चीज़ इसमें लिखा गया है यहाँ पर। अब देखिए ये एक स्केल दिया गया है, यहाँ देखिए ब्लू जो दर्शाता है ये H+ आयन को दर्शाता है। अम्ल तरफ देखिए H+ आयन बहुत ज़्यादा 0 में, जैसे जैसे हम लोग बढ़ते जाएंगे H+ आयन घटते जाएगा। और ये वाइट जो है ये OH- आयन को दिखाता है। H+ आयन इधर घटते जाएगा और OH- आयन इधर क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ देखिए H+ आयन घटते जा रहा है और OH- आयन बढ़ते जा रहा है, मतलब ये अम्ल से धीरे धीरे किधर जा रहे हैं, हम लोग क्षार की तरफ जा रहे हैं। अब देखिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यहाँ जो जो आप लोगों को लिखा गया है ये सबको अच्छे से रट लीजिए, क्योंकि ये एनसीईआरटी में दिया गया है। मतलब ये कन्फर्म एग्ज़ाम में पूछा जाए, कन्फर्म एकदम 100% है, ये पूछा जाएगा। आपके शिफ्ट में पूछा जाए या किसी और शिफ्ट में, लेकिन ये पूछा जरूर जाएगा क्योंकि ये एनसीईआरटी में दिया गया है। जठर रस का पीएच मान कितना होता है, 1.2। नींबू के रस का पीएच मान 2.2। शुद्ध जल का, जैसे मैंने बताया, जो हम लोग पीते हैं जल, उसका पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। और रक्त का, हमारे रक्त का पीएच मान 7.4। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है इसका 10 होता है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड का होता है कितना, 14। ये एक प्रबल क्षार है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, प्रबल क्षार है, इसलिए इसका पीएच मान कितना हो गया, 14 होता है। अब देखिए नेक्स्ट है दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। दैनिक जीवन में हम लोग जो दिनचर्या होता है इसमें पीएच का क्या महत्व है। तो देखिए हमारे शरीर का जो पीएच मान होता है ये 7 से लेकर 7.8 के बीच होता है, ठीक है। ये 7 से 7.8 के बीच होता है। अगर 7 से कम हुआ तो भी हमें प्रॉब्लम होगी और 7.8 से ज़्यादा हुआ तो भी हमें प्रॉब्लम होने लगेगा। तो हमारा शरीर का पीएच मान कितना होता है, 7 से 7.8 के बीच होता है। अब देखिए और क्या होता है दैनिक जीवन में जो हम लोग देखते हैं, वर्षा का जल जो होता है, बारिश जो होता है, अगर उसका पीएच मान 5.6 से कम हुआ, ठीक
ठीक है। 5.6 से अगर कम हुआ तो उसे हम लोग बोलते हैं अम्लीय वर्षा। आप लोग सुने होंगे पहले अम्लीय वर्षा। तो अम्लीय वर्षा किसे कहा जाता है? जिसका पीएच मान 5.6 से कम हुआ, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो मैं बता रहा हूँ ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अच्छे से दिमाग में याद रखिएगा क्या क्या चीज़ है, और हो सके तो आप लोग इसको अपने कॉपी में नोट भी करते जाइए। शुक्र का वायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे श्वेत और पीले बादलों से घिरा हुआ है। पीले बादल बनता है किसका? सल्फ्यूरिक अम्ल का, ठीक है। शुक्र में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का बादल पाया जाता है, तो जो सफ़ेद और पीले रंग का होता है। अब देखिए हमारे बॉडी में भी पीएच मान होता है, मतलब अम्ल या क्षार होता है। जैसे कि यहाँ देखिए हमारा जो उदर है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है। उदर मतलब स्टोमक। हमारा जो आमाशय है ये कौन सा अम्ल निकालता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसी के कारण हम लोग अपने भोजन को पचा पाते हैं, ठीक है। तो हमारा स्टोमक जो है कौन सा अम्ल बनाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसे हम लोग HCl बोलते हैं शॉर्ट में। अब देखिए आप लोग सुने होंगे कि एसिडिटी हो गया, ठीक है, या अम्लीयता हो गया। तो इसका मतलब क्या होता है? जब हमारा शरीर HCl ज़्यादा निकाल दे तो हमें क्या हो जाता है? एसिडिटी हो जाता है। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए? एंटासिड लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए? एंटासिड लेना चाहिए, ठीक है। तो एंटासिड क्या होता है? कौन सा एंटासिड हम लोग लेते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है। ये एक क्या है? दुर्बल क्षारक है, मतलब ये उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, वीक है, ठीक है, दुर्बल क्षारक। अगर हम लोग स्ट्रांग क्षार ले लेंगे तो बहुत ज़्यादा अभिक्रिया कर जाएगा और हमें उल्टी होने लगेगी। इसलिए हम लोग क्या करते हैं? जो वीक क्षार होता है, वीक बेस होता है, दुर्बल क्षार, उसे हम लोग खाते हैं, जो कि क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसे हम लोग, इसका रासायनिक नाम क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए हमारे दांत में भी पीएच मान होता है। अगर हमारे मुंह का पीएच मान 5.5 से कम, याद रखिएगा ये क्या है? 5.5 से कम हो जाए तो हमारा क्या हो जाएगा? दांतों का जो एनिमल होता है, दांतों का एनिमल क्या हो जाएगा? क्षय होने लगेगा, और हमारा दांत क्या होगा? टूटने लगेगा या फिर झड़ने लगेगा। याद रखिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न करता है ये। 5.5 से कम मुंह का पीएच मान नहीं होना चाहिए, और 5.6 से कम वर्षा जल का पीएच मान नहीं होना चाहिए। अगर वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम हुआ तो उसे हम लोग अम्लीय वर्षा बोलेंगे, और अगर मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हुआ तो उसमें क्या होगा? दांतों का एनिमल खराब होने लगेगा और हमारे दांत झड़ने लगेंगे। ये जो एनिमल है किसका बना होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, जो कि क्या है? कैल्शियम फॉस्फेट का क्रिस्टलीय रूप है, ठीक है। ये कैल्शियम फॉस्फेट का क्रिस्टलीय रूप है। ये जो दांतों का एनिमल होता है ये हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है और पहले भी पूछा गया है कि हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ क्या है? तो वो हम लोग बोलते हैं क्या? दांतों का एनिमल। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे मुँह का pH मान 5.5 से कम नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखिए ये भी जो दिया गया है ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर जो है इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा, जितना है, बहुत हार्ड नहीं है, इजी है। सिरका को अम्ल, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। संतरे में कौन सा? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। खट्टा दूध या फिर दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। चींटी के डंक में मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है, और नेटल का डंक में क्या पाया जाता है? मेथेनोइक अम्ल। ये चीज़ याद कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस इससे पूछा जाता है। अब इसके बाद जो हमारा आता है टॉपिक, लवण के संबंध में अधिक जानकारी। ये यहाँ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, VBI कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस चैप्टर से जो पूछा जाता है इसके बाद ही पूछा जाता है। यहाँ से नीचे जैसे जाएंगे इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको हम लोग पार्ट 3 में कवर करेंगे, तो पार्ट 3 को बिल्कुल भी मिस ना करें। और अगर आप लोग फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और लाइक ज़रूर करें वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया तो, और अपने तैयारी करने वाले सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।